हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो और भी महत्वपूर्ण है और आज हम जो चर्चा करेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे चरण से चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण है उस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण और ये जो दूसरा चरण है ये 1905 से लेकर 1919 तक माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे 1905 से 1917 तक ही मानते हैं, कुछ 13 तक मानते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो 1905 से लेकर के 1919 तक है। अब इस दूसरे चरण को दो नामों से जाना जाता है। दूसरे चरण के दो नाम है और इसे नवराष्ट्रवाद का युग भी कहते हैं, नवराष्ट्रवाद, और इधर उग्रवाद का उदय भी कहा जाता है, उग्रवाद भी कहा जाता है इसे। और उग्रवाद को मानने वाले जो कांग्रेस के लीडर रहे हैं वो गरम दल के लोग रहे हैं। जैसे उग्रवादी में लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय है, बाल से बाल गंगाधर तिलक है और पाल से बिपिन चंद्र पाल हैं। तो ये बिपिन चंद्र पाल हो गए, बिपिन चंद्र पाल। बाकी बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक, और इधर आपके लाला लाजपत राय हो गए, लाला लाजपत राय। इसके अलावा उग्रवाद में जैसे अरविंद घोष का भी नाम ले सकते हैं आप, अरविंद घोष। तो ये सब उग्रवादी माने गए हैं। तो इसमें उग्रवाद में लाल बाल पाल और अरविंद घोष का नाम आ जाता है और इसी उग्रवाद को हम लोग नवराष्ट्रवाद के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसमें जो नवराष्ट्रवाद आया है या उग्रवाद आया है तो इसके अपने कई महत्वपूर्ण कारण भी आपको बताने होंगे इसमें, और इसके आने के पीछे क्या लोगों की मंशा रही है और किस तरीके से लोग आगे बढ़े हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जैसे इसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसी समय आप कह सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नवराष्ट्रवाद में या उग्रवाद में। वो स्वदेशी आंदोलन लाया गया था और क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। अब इसमें आपको ये देखना है कि जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि उदारवादी नेताओं की जो नीतियाँ थीं वो अन्य विनय की नीति थी, प्रार्थना याचना की नीति थी, और वो अपने संवेदना के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से या याचिकाओं के माध्यम से एक संवैधानिक आंदोलन तक ही वो सीमित रहना चाहते थे। और इस विचारधारा से बहुत ही जल्दी ही हमारे जो उग्रवादी नेता थे उनका मोह भंग हो गया और वो समझ चुके थे कि रोने से या संवेदना प्रकट करने से या संवैधानिक याचिका को ले जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जब ये इनकी संरचना को समझ गए उदारवादियों के, तो उग्रवादी नेताओं ने इस नीति की आलोचना करते हुए, अर्थात जो उदारवादियों की नीतियां थीं, अनुनय विनय की नीति जो थी, इसकी उग्रवादियों ने आलोचना की थी। और ख़ास करके बाल गंगाधर तिलक ने इस अन्य विनय की नीति को
राजनीतिक राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसने कहा था? तो उग्रवादी नेता के जो जनक हैं, उग्रवाद के जो जनक हैं, वो बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इन लोगों ने कहा कि राजनीतिक भीख मांगने से काम चलने वाला नहीं, संवैधानिक आंदोलन तक सीमित रहने से भी कुछ चीज़ें हमें मिलने वाली नहीं है और इससे हमारा जो प्रयास है वो असफल हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर कोई चीज़ें संवैधानिक तरीके से मांगे नहीं की जाएंगी, बल्कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अर्थात स्वराज या स्वशासन या स्वतंत्रता ये मांगने वाली चीज़ें नहीं है और इसको मांगने से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो उग्रवाद आया है या नवराष्ट्रवाद आया है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो विशेषता है, आप कह सकते हैं कि उदारवादी नेताओं की एक अपनी सीमाएं थी। हालांकि उन लोगों ने राजनीतिक चेतना बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इनकी एक अपनी सीमा थी। वो संवैधानिक आंदोलन तक ही सीमित थे और वो याचिका के माध्यम से, अन्य विनय की नीति के माध्यम से ही अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाने का प्रयास करते थे। लेकिन जो हमारे उग्रवादी नेता थे वो समझ गए थे कि अन्य विनय की जो नीति है ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है और राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और आत्मनिर्भर अपने को बनाएंगे, राजनीतिक चेतना को नौजवानों तक पहुंचाएंगे और मध्यम वर्ग से हम जोड़ेंगे और लोगों को ज़्यादा मात्रा में इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो संवैधानिक आंदोलन तक ही सीमित रहना चाहते थे वो उदारवादी थे और जो स्वराज को लेकर के या स्वतंत्रता को लेकर के संघर्ष करने के मूड में थे उनको हम लोग जो है उग्रवादी कहते हैं। और यही विचारधारा भारतीय इतिहास में नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। और इसके जो कर्ता धर्ता थे, शुरुआत जो की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उनके सहयोगी लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। तो इसी की वजह से ये आंदोलन कहीं न कहीं आगे निकल करके आया था। और आपने लोगों ने सुना होगा कि बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। अब इसमें आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के कारण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण, महत्वपूर्ण कारण। तो देखिए इसमें ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी कि जो भारत में उग्रवाद आया है, नवराष्ट्रवाद आया है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा, सीधे बोलिएगा कि इसके एक कारण नहीं थे बल्कि अनेक कारण थे। और अनेक कारणों में जैसे पहला जो कारण है वो आप कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1897 में 1897 में नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा के
बिना मुकदमा के देश से निर्वासन, तो ये जो नाटू बंधु थे ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उग्रवाद से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इनको बिना मुकदमा चलाए ही देश से बाहर कर दिया गया था। तो हमारे ही देश के थे और जब ये अपने देश को लेकर के अपनी बात रखना शुरू किए थे ये लोग, तो बगैर मुकदमा चलाए और यहाँ से इनको देश से बाहर कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं कि जैसे 1900 में कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट द्वारा कार्यालय गोपनीयता कानून द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का हनन, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के द्वारा इन लोगों ने जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे उनको कहीं न कहीं कमजोर करने का प्रयास किया गया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा भी इन लोगों में नाराजगी बढ़ाया गया था। उसके बाद 1905 में सबसे बड़ी जो बात है वो बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन, तो ये सब ऐसी नीतियां थी, वो बंगाल विभाजन हो गया, विश्वविद्यालय अधिनियम हो गया, कार्यालय गोपनीयता कानून हो गया, तो ये सब ऐसी नीतियां थीं जो कहीं न कहीं भारतीय जनता को भड़काने में आगे थीं। और ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था और ना सिर्फ यूनिवर्सिटी एक्ट था, ना सिर्फ बंगाल विभाजन था, बल्कि कोलकाता कारपोरेशन एक्ट के द्वारा भी लोगों को नाराज करने का प्रयास किया गया था। तो कई ऐसी नीतियां थी, तात्कालिक नीतियां थी जो उग्रवाद को जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जैसे इसमें धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा हमारे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था, उस पर वीटो दे दिया गया था सरकार को। और कार्यालय गोपनीयता अधिनियम के द्वारा हमारे जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे उनकी स्वतंत्रता पर असर डाला गया था। तो इस तरीके की जो अधिनियम थे उन लोगों को भड़काने के लिए सहायक माने जाते हैं। तो जैसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में अगर उग्रवाद या नवराष्ट्रवाद आया है, लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हुए हैं, तो उसके पीछे उस समय की जो अधिनियम बनाए गए थे वो अधिनियम कहीं न कहीं लोगों को नाराज करने के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण कारक के रूप में निकल कर आए थे। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी हमारे देश को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जैसे मिस्र, फारस का मतलब ईरान, मिस्र, फारस तथा तुर्की की जनता को स्वतंत्रता संघर्ष में मिली सफलता, संघर्ष में मिली सफलता। और आप ये भी कह सकते हैं 1896 में अफ्रीकी अबिसिनियाई देश अर्थात इथोपिया द्वारा इटली को
इटली को पराजित करना। और आप ये भी कह सकते हैं 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। तो देखिए, इसमें आप ये भी कह सकते हैं तो जापान ने 1905 में रूस को पराजित कर दिया था, क्योंकि 1868 के आसपास जापान जो था वो अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बन चुका था। तो जापान जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी थी तो हम लोग उस निष्कर्ष पर ये पहुंच चुके थे कि एशिया में भी कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम है, और एशिया में भारत भी था। तो इसलिए हम लोगों ने इसका नकल करके, और हम लोगों के भी मन में आया कि हम लोग भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम भी स्वराज की तरफ आगे जा सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोगों के अंदर उग्रवाद या नवराष्ट्रवाद निकल करके आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, चाहे वो मिस्र, फारस, तुर्की की जनता की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे इथोपिया द्वारा इटली को पराजित करने की बात हो, चाहे जापान द्वारा रूस को पराजित करने की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुनर्जागरण की बात हो, तो उसका प्रभाव हमारे देश की जनता पर पड़ा था, और इसलिए भारत में नवराष्ट्रवाद या उग्रवाद आया था। इसके अतिरिक्त आप ये भी कह सकते हैं, जैसे समाजवादी धार्मिक तथा सुधारवादी नेताओं के विचारों का प्रभाव, सुधारवादी नेताओं के विचारों का प्रभाव, और सामाजिक और धार्मिक जो सुधारवादी नेता थे उसमें जैसे आप कह सकते हैं दयानंद सरस्वती हो गए, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, सबसे पहले मोहन राय। तो इन सबके विचारों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारतवासियों के लिए है, या भारतीयों के लिए है, भारतवासियों के लिए है। स्वदेशी शब्द की जो बात की गई थी सबसे पहले, वो किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा था कि भारत एक विशिष्ट भूमि है, और जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वदेशी की भावना जो सबसे पहले आई है वो किसकी देन है? तो दयानंद सरस्वती की देन है। और विवेकानंद ने भी कहा था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है, हे भगवान हमारा देश कब आज़ाद होगा। तो इस तरीके से अगर विचारधारा किसी भी देश में निकल करके आएंगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग उग्रवाद या राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ने के लिए बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, चाहे राजा राम मोहन राय के विचार हों, चाहे दयानंद सरस्वती के विचार हों, चाहे विवेकानंद के विचार हों, तो इन लोगों के विचारों ने भारत में नवराष्ट्रवाद को जगाने का एक अच्छा प्रयास किया था। तो ये धार्मिक और सामाजिक सुधारवादी जो नेता थे वो हमारे अतीत को ओर लेकर के गए, और हमारे प्राचीन इतिहास को, प्राचीन गौरव को गौरवशाली परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया था। तो हम लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे धीरे धीरे कि हमारी जो प्राचीन गौरवशाली गाथा है वो हमारे लिए उपयोगी बन सकती है। तो इससे भी कहीं न कहीं लोग प्रभावित हुए थे। अब अगला जो है, जैसे चौथा है, उग्रवाद की मशाल जलाने का जो श्रेय है, उग्रवाद की मशाल
जलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। तो भारत में अगर पूछा जाए कभी भी कि नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद अगर भारत में आया है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यदि कोई है तो बाल गंगाधर तिलक है। और इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का भी सहारा लिया था। धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक है। इनको लग रहा था कि भारत के लोग राजनीतिक रूप से उतने आसानी से नहीं जुड़ सकते हैं और अगर भारत को जोड़ना है तो भारत को जोड़ने से पहले धर्म की ओर हमें ले जाना पड़ेगा और जब धर्म की बात होगी तो लोग आसानी से जुड़ जाएंगे और अगर हम देश की बात करेंगे तो शायद लोग इतनी आसानी से जुड़ने वाले ना हो। तो धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लेने वाला पहला व्यक्ति जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। अर्थात 1893 में महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई थी और 1894 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की तो बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1894 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिवाजी और गणेश महोत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए एक सफल प्रयास किया था और यही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी स्वराज और इसके अतिरिक्त बहिष्कार, ये तीनों का नारा एक साथ इन्होंने ही दिया था। तो पूछा जाए अगर स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार इन तीनों का नारा देने वाला पहला व्यक्ति कौन है तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक है। तो भारत में अगर नवराष्ट्रवाद आया है, उग्रवाद आया है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने कहा था कि भारत जो है एक वृक्ष की तरह है और जो स्वराज है वो मूल तना है और जो स्वदेशी और बहिष्कार है उस वृक्ष की शाखाएं हैं। अर्थात इन्होंने भारत को एक वृक्ष मान लिया और स्वराज को तना मान लिया, स्वदेशी और बहिष्कार को उसकी इन्होंने शाखाएं मान लिया था। तो नौजवानों को या मिडिल क्लास को जगाने में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो बाल गंगाधर तिलक की थी और इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का भी सहारा लिया था। इसके अंतर्गत शिवाजी और गणेश महोत्सव जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय धार्मिक कार्यक्रम लेकर के तिलक जी आए थे और इन्हीं सब की वजह से आपने सुना होगा कि 1897 में इनको राजद्रोह पर के नाम से मुकदमा चला करके और मांडले जेल में 6 वर्षों के लिए भेज दिया गया था। तो जैसे अगर पूछा जाए कि भारत में उग्रवाद या नवराष्ट्रवाद आया है तो उसके कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं। बहुत से एक्ट लेकर के आए थे जिससे जनता को समस्या हुई थी, चाहे वो कोलकाता कारपोरेशन एक्ट का मामला हो, चाहे वो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का मामला हो और चाहे यूनिवर्सिटी एक्ट का मामला हो, चाहे बंगाल विभाजन का मामला हो। तो ये सब जो नीतियां थीं वो जनता को भड़काने वाली थी और ख़ास करके जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन की नीतियां भी उग्रवाद को जगाने में बड़ी भूमिका अदा कर रही थी। जैसा कि इसने कहा था कि कांग्रेस गंदी चीज़ है या कांग्रेस देशद्रोही संगठन है, तो जिस तरीके से इसके स्टेटमेंट आते थे तो लोग जो है उतना ही देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास करते थे। तो कारणों में बहुत सारे कारण, जैसे शिक्षा का विकास हो गया, वो भी कहीं न कहीं उग्रवाद को जगाने के लिए
महत्वपूर्ण कारणों में इसका नाम लिया जाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कारणों की बात हो गई। और बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया था, गीता का उपदेश दिया था कि निस्वार्थ भाव से अगर आप गुरु की भी हत्या करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, या अपने भाई की भी हत्या करते हैं वो भी बुरी नहीं है। तो इन सब वजह से लोग धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आगे बढ़ गए थे। तो आइए हम लोग जो है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की चर्चा करते हैं। तो इसमें अगला जो भाग है वो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है वो 1905 से लेकर 1913 तक है। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्रांति का वर्ड मीनिंग समझना होगा। क्रांति का मतलब क्या होता है? तो क्रांति का जो शाब्दिक अर्थ है वो सडन चेंज है, द्रुत परिवर्तन। जैसे अचानक कोई भी चीज़ें बहुत ही कम समय में और बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो जाती हैं, तो ऐसी परंपरा को हम लोग क्रांति कहते हैं। अर्थात क्रांति जो होता है वो व्यवस्था को बदलने के लिए होता है, और जो आंदोलन होता है वो व्यवस्था में सुधार लाने के लिए होता है। तो आपसे कभी पूछा जाए क्रांति क्या है, तो आप बताएंगे कि द्रुत परिवर्तन है। अर्थात ये जब भी बहुत तेज़ी से किसी व्यवस्था को बदलती है तो वो द्रुत परिवर्तन होता है या क्रांति होती है, और ऐसा करने वाले को हम लोग क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के आने के क्या कारण थे? तो क्रांतिकारी आंदोलन के इसमें हेडिंग डाल करके आपको बताते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्रांतिकारी आंदोलन के कारण। तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के अलग से कोई बहुत बड़े कारण नहीं है। जो कारण उग्रवाद के थे, नवराष्ट्रवाद के थे, वही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के भी आने के कारण थे। जैसे कि जो हमारे उदारवादी नेता थे वो याचिकाओं के द्वारा, संवैधानिक आंदोलनों के द्वारा या अन्य विनय के द्वारा ही सुधार चाहते थे, और उनकी अपनी कुछ हद तक सीमाएं थीं। तो ये लोग समझ गए कि मतलब अन्य विनय करने से, याचिका के माध्यम से या संवेदना के माध्यम से, भाषण देने के माध्यम से भारत को बहुत आगे नहीं ले जाया सकता है। तो ये लोग इनसे अपने को अलग कर लिए और ये उग्रवाद से जुड़ गए, और उग्रवादी विचारधारा ने इनको ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित किया था। और उग्रवाद से प्रभावित हो करके इन्होंने आगे चल करके एक अपने को अलग करके क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। और उग्रवाद की वो जो मतलब ये लोग उग्रवाद से प्रभावित थे, तो सिर्फ इससे ही नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी इनको प्रभावित कर रही थी। जैसे रूस में निहिलिस्टों का जो अपना आंदोलन चल रहा था, या जैसे आयरलैंड में क्रांतिकारी आतंकवाद चल रहा था, तो आयरलैंड के आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित होकर के, रूस के क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर के हमारे क्रांतिकारी भी भारत को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगे। और इन लोगों का ये मानना था कि जैसे हम भारत को शस्त्र आंदोलन के द्वारा, हथियारों के दम पर, हिंसक माध्यम से भारत को आज़ाद करेंगे। तो इसमें दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा के वो क्रांतिकारी थे जिनका मानना था कि हम लोग सैनिकों से सहायता लेकर के, सैनिकों से जुड़ करके, उनको जोड़ करके, और ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे देशों से भी सहायता लेकर के हम भारत को हिंसा के द्वारा आज़ाद कराएंगे, शस्त्र के द्वारा आज़ाद कराएंगे। और दूसरी जो विचारधारा के लोग थे वो अपने ही दम पर, जो मुखबरी करने वाले लोग थे, जो गलत भारत में ऑफिसर थे, उनकी हत्या करके, राजनीतिक डकैतियाँ डाल करके और भारत को मतलब जगाने के लिए ये आगे बढ़ना चाह रहे थे।
तो ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि हम लोग शस्त्र के द्वारा भारत को आज़ाद कराएंगे। और क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण है वो 3 क्षेत्रों में फैला हुआ था। जैसे पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया बंगाल और तीसरा हो गया पंजाब। ये 3 जगह पर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, ये 3 स्थानों पर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए थे। और यहाँ पर जो चले थे वो लगभग 1905 से लेकर के 1913 तक। अब यहाँ 3 ही स्थानों पर क्यों क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए? तो इसके पीछे कारण है कि जो उग्रवादी नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल थे, और पंजाब में जो थे वो लाला लाजपत राय थे। लाजपत राय थे। तो बिपिन चंद्र पाल ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से, न्यू इंडिया के द्वारा, लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी के द्वारा, पंजाब केसरी, ये समाचार पत्र हैं सब, पंजाब केसरी के द्वारा तिलक के 2 समाचार पत्र थे जैसे मराठा हो गया और केसरी हो गया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने महाराष्ट्र की जनता को, न्यू इंडिया के माध्यम से पाल ने बंगाल की जनता को, पंजाब केसरी के माध्यम से लाला लाजपत राय ने पंजाब की जनता को कहीं न कहीं प्रभावित किया था। और समाचार पत्रों के द्वारा भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद या क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अनुनय विनय नहीं, इन्होंने कहा कि अनुनय विनय नहीं बल्कि ये उत्साह, अर्थात हम राजनीतिक भीख से काम चलने वाला नहीं है, हम इन पर दबाव बनाएंगे, हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, अनुनय विनय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने कहा था कि अगर आप निस्वार्थ भाव से अपने गुरु या भाई की भी हत्या करते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। तो इनके विचार कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित कर रहे थे और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे। और रूस में भी आतंकवादी घटनाएं चल रही थी, या आयरलैंड में भी आतंकवादी घटनाएं चल रही थी। वहाँ के क्रांतिकारी भी अपने देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे हथियारों के द्वारा। तो हमारे भी नौजवान कहीं न कहीं वो हथियारों के द्वारा या हिंसा के द्वारा भारत को जगाने का एक प्रयास करने लगे थे। तो महाराष्ट्र और बंगाल और पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। तो हम लोग सबसे पहले महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, आपने सुना होगा कि जब क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ने लगी तो क्रांतिकारी आंदोलन के जानकारी को लेकर के ब्रिटिश सरकार ने विद्रोही समिति का गठन किया था। विद्रोही समिति का गठन किया गया था, और ये विद्रोही समिति का जो गठन किया गया था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, और इसका काम था विद्रोही समिति का कि पता लगाना था कि भारत में पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी जो घटी थी भारत की धरती पर। तो इसने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारत की जो पहली क्रांतिकारी घटना थी वो 1897 में पुणे में घटी थी। तो विद्रोही समिति ने अपनी रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत की थी, और इस समिति के माध्यम से बताया गया था कि पुणे में
पहले क्रांतिकारी घटना घटी थी और इस क्रांतिकारी घटना को अंजाम तक जो पहुंचाया गया था वो चापेकर बंधुओं के द्वारा, चापेकर बंधुओं के द्वारा। और चापेकर बंधुओं में दो भाई थे, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, और दूसरे जो भाई थे दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर। और ये दोनों भाई जो थे वो एक हिंदू संस्था थी, हिंदू धर्म संघ, हिंदू धर्म संघ एक क्रांतिकारी संस्था थी, हिंदू धर्म संघ एक क्रांतिकारी संस्था थी और इससे ये लोग जुड़े हुए थे। और ये भी चित्पावन ब्राह्मण थे और ये चित्पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक के विचारों से दोनों भाई काफ़ी प्रभावित थे। और ये उस समय की बात है कि पुणे में प्लेग आया हुआ था। प्लेग एक बीमारी है और उस बीमारी में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, तो उसमें एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था, पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था, उस कमिश्नर का नाम था रैंड, उस कमिश्नर का नाम था रैंड। और एक लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट, उसका नाम था एमहर्स्ट, एमहर्स्ट। तो इन दोनों की नीतियों से परेशान होकर के ये चापेकर बंधुओं ने रैंड और एमहर्स्ट इन दोनों को गोली मार करके हत्या कर दी और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कहने का मतलब है कि भारत में पहली जो क्रांतिकारी घटना घटी थी वो कब घटी थी? तो 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी संस्था थी, आपने सुना होगा, वो 1905 में नासिक में, 1905 में नासिक में विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित थी और उसका नाम था अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज। ये 1904 की बात है, 1904 की बात, 1905 नहीं। नासिक में स्थापित की गई थी और बीडी सावरकर ने इसे स्थापित किया था। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्रांतिकारी संस्था थी। इसको पहले जो है मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, पहले इसको मित्र मेला के नाम से जाना जाता था और इस मित्र मेला की स्थापना 1899 में सावरकर के द्वारा ही की गई थी, बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। तो मित्र मेला ये छोटी संस्था थी। बाद में जब लोग जुड़ने लगे, इसकी विचारधारा बढ़ने लगी, तो इसका नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत समाज कर दिया गया था और अभिनव भारत समाज की स्थापना नासिक में की गई थी। और इसने महाराष्ट्र के नौजवानों को जगाने में भरपूर प्रयास किया था और लोग जुड़े भी थे। और इसी अभिनव भारत समाज के दो क्रांतिकारी थे और दो क्रांतिकारी में एक का नाम था गणेश सावरकर थे और दूसरे, ये गणेश सावरकर जो थे वो बीडी सावरकर के भाई थे और दूसरे जो थे वो लक्ष्मण अनंत करकरे थे। और इन दोनों क्रांतिकारियों ने नासिक के जिलाधिकारी थे, नासिक के जिलाधिकारी, उनका नाम था जैक्सन और ये काफ़ी क्रूर थे, जिलाधिकारी थे, डीएम थे और जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दी। और जो जैक्सन की गोली मार करके हत्या करने वाले गणेश सावरकर, लक्ष्मण अनंत करकरे थे और इन दोनों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत, नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। केस के अंतर्गत मुकदमा चला करके लक्ष्मण करकरे को फांसी हुई थी
फांसी की सजा हुई थी, और जो गणेश सावरकर थे, गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि नासिक षड्यंत्र केस क्या था। तो नासिक षड्यंत्र केस में गणेश सावरकर और लक्ष्मण अनंत करकरे ने नासिक के जो जिलाधिकारी थे जैक्सन की गोली मार करके हत्या की थी, और इसे इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। लक्ष्मण अनंत करकरे को फांसी की सजा हुई और गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो ये बाद में जो बी.डी. सावरकर थे, नासिक षड्यंत्र केस के तहत ये चले गए और लंदन चले गए थे, और लंदन में जाकर के ये इंडिया होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। बाद में वहाँ पर इनको पकड़ लिया गया था और पकड़ करके यहाँ पर लाया गया था। तो ये महाराष्ट्र की बात होगी, और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी संस्था थी उसका नाम था अभिनव भारत समाज। अब उसके बाद हम लोग बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में जानेंगे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत सही मायने में 1905 से मानी जाती है, लेकिन बंगाल की जो पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी संस्था थी, उसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति। और जो अनुशीलन समिति थी वो बंगाल में 2 जगह पर स्थापित की गई थी। जैसे बंगाल के मिदनापुर में स्थापित की गई थी, मिदनापुर, और दूसरी जो स्थापित की गई थी वो कोलकाता में, कोलकाता। तो 2 जगह पर अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। और ये अनुशीलन समिति कब स्थापित की गई थी, तो आप बताएंगे 1902 में। सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था बंगाल की मानी जाती है। और मिदनापुर में जो स्थापित किया गया था ज्ञानेंद्र नाथ वसु के द्वारा, और जो कोलकाता में स्थापित किया गया था वो आर.पी. मित्रा के द्वारा, आर.पी. मित्रा, आर.पी. मित्रा। लेकिन इनके जो सहयोगी थे, 2 लोग थे, उनकी ज़्यादा बड़ी भूमिका मानी जाती है। जैसे वरेंद्र कुमार घोष, और दूसरे जो प्रमुख हैं जतेंद्र नाथ बनर्जी। तो जैसे अगर पूछा जाए कि कोलकाता में जो अनुशीलन समिति स्थापित की गई थी, संस्थापक आर.पी. मित्रा हैं, और उसके 2 बड़े नेता कौन हैं, तो आप बताएंगे वरेंद्र कुमार घोष हैं और जतेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और बंगाल की ही एक पहली पीढ़ी के जो क्रांतिकारी थे उनका नाम आपने सुना होगा हेमचंद्र कानूनगो। तो हेमचंद्र कानूनगो ने सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए ये पेरिस गए हुए थे, और पेरिस में इनकी मुलाकात हुई एक रूसी सैनिक से, और रूसी सैनिक से सैन्य प्रशिक्षण ले करके पेरिस गए, और पेरिस में इनकी मुलाकात एक रूसी सैनिक से हुआ, और इसने इनको सैन्य प्रशिक्षण दिया हेमचंद्र कानूनगो को। और हेमचंद्र कानूनगो वहाँ से सैन्य प्रशिक्षण ले करके 1908 में भारत आ गए, और आते ही कोलकाता के पास एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है मणिकतल्ला। तो मणिकतल्ला में इन्होंने बम बनाने के लिए कारखाना स्थापित कर दिया। तो बम बनाने हेतु कारखाना
जो स्थापित किया था वो मणितल्ला में स्थापित किया था। और बंगाल के दो अन्य क्रांतिकारी थे, आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध थे। एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी और दूसरे जो थे खुदीराम बोस थे। ये दोनों बंगाल के थे, नौजवान थे। एक तो ये टीनेजर था खुदीराम बोस, और इन दोनों लोगों ने एक योजना तैयार किया था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे। मुजफ्फरपुर उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, आज तो फिलहाल बिहार में है। और मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था किंग्सफोर्ड। और किंग्सफोर्ड जो था वो छोटे छोटे गुनाहों के लिए बड़ी से बड़ी सज़ा देने में जरा सा भी उसे संकोच नहीं होता था। और ये काफ़ी मतलब भारतीयों को कमज़ोर करने वाले निर्णय इसने सुनाए थे। तो इन लोगों ने तय किया था कि मजिस्ट्रेट को यहाँ से हटाना, इसकी हत्या करना ज़रूरी है। और इन लोगों ने एक सटीक पता लगा लिया था। और मुजफ्फरपुर में एक यूरोपियन क्लब हुआ करता था, तो शाम को ये लोग यूरोपियन ऑफिसर्स लोग वहाँ पर जाते थे, अपना पार्टी या मौज मस्ती करते थे। तो फिर जब इनकी लाल कलर की गाड़ी बग्घी आती हुई दिखाई दी तो इन दोनों लोगों ने उस पर बम ब्लास्ट किया था। हालांकि उस पर वो नहीं था, अपनी गाड़ी पर नहीं था, वो कैनेडी की गाड़ी थी और इसमें 2 अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी। और ये घटना जो है वो 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, जिसकी गाड़ी पर हमला किया गया था। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर हमला हुआ था। और फिर जब ये लोग गए, बम ब्लास्ट किया, और बम ब्लास्ट करने के बाद वहाँ से पैनी रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए थे 10-12 किलोमीटर पैदल चल करके। तो पुलिस ने इनको घेर लिया था। तो प्रफुल्ल चाकी ने वहीं पर खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस जो थे, इनको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला करके, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला करके इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो सबसे कम आयु में फांसी पाने वाले जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो खुदीराम बोस हैं। इनको 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लिया था, अपने को सुसाइड कर लिया था। और बंगाल के ही एक अन्य क्रांतिकारी थे, उनका नाम था रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ने 22 दिसंबर 1912 की बात है, राजधानी परिवर्तन के समय, उस समय भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग थे। तो लॉर्ड हार्डिंग से बम के हमले की पूरी योजना तैयार की थी। उसमें रास बिहारी बोस का नाम आता है और सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम आता है, सचिंद्रनाथ सान्याल। और इसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे। और उसमें इनको हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन ये बच गए। और चूंकि इतने बड़े अधिकारी पर हमला था, गवर्नर जनरल पर हमला था, तो दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। और दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चला करके हमारे जो 4 क्रांतिकारी थे, जैसे अमीर चंद थे, अवध बिहारी, बसंत कुमार और बाल मुकुंद, इन चार नौजवानों को फांसी की सजा हुई थी। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार, बाल मुकुंद, इन सब को जो है किस केस के अंतर्गत फांसी की सजा हुई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस। और दिल्ली षड्यंत्र केस में मामला क्या था? तो 22 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमले की योजना बनाई गई थी और हमला हुआ भी था, लेकिन ये बच गया था। और एक केस आता है बंगाल में ही, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर
षड्यंत्र केस क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस षड्यंत्र केस। तो देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे, किंग्सपोर्ट पर गाड़ी पर हमला किया गया था, और जब हमला हुआ तो वो बम से हमला था। तो पुलिस को लगा कि अगर बम से हमला किया गया है तो बम यहाँ पर बनता भी होगा। तो पुलिस ने मणितल्ला पर छापा मार दिया था, और मणितल्ला पर छापा मार करके वहाँ से हमारे 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। और 34 क्रांतिकारी में जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें 2 भाई थे, अरविंद घोष थे, और दूसरे वरेंद्र कुमार घोष थे, वरेंद्र कुमार घोष। और इन सब 34 लोगों को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला करके, जो कि मणितल्ला में ये लोग पकड़े गए थे, तो अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला करके वरेंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, आजीवन कारावास की सज़ा हुई, और इनको उचित साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था। और इन दोनों भाइयों के मुकदमे की पैरवी देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास के द्वारा किया गया था, CR दास के द्वारा किया गया। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो था वो मणितल्ला पर छापा मारा गया था, वहाँ से 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब में जो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम तक पहुँचाया गया है, तो उसमें जैसे अजीत सिंह थे, जो कि भगत सिंह के चाचा थे। तो अजीत सिंह ने भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, और लोगों में, पंजाब के लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा को भरने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और वहाँ पर अंजुमायन मोहब्बतियाँ ने एक नामक संगठन का निर्माण किया था इन लोगों ने। तो उस संस्था के माध्यम से पंजाब की जनता को जागरूक किया था। तो अगर पूछा जाए कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन अगर पहले चरण में शुरू हुआ है तो उसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, तो लाला लाजपत राय थे, अजीत सिंह थे, और सूफी अम्बा प्रसाद थे। तो इन लोगों ने पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था। लेकिन पंजाब में उतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटी थी जितनी बड़ी घटनाएं बंगाल में और महाराष्ट्र में घटी थी।